नमस्कार। टीसीएच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक सवाल आप सबसे और इसका जवाब मुझे आप जरूर बताइएगा, चाहे कमेंट में लिख के बताएं, चाहे जिस तरह से भी बताएं। क्या आप हिंदुस्तानी हैं? आप कहेंगे ये कैसा सवाल है? जो हिंदुस्तान में रहता है, जो हिंदुस्तान का नागरिक है, वो हिंदुस्तानी है। और जो हिंदुस्तान के बाहर से हैं, हां बहुत सारे लोग हमारा चैनल बाहर से भी देखते हैं, वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो अपने अपने देश के हैं। और जो जिस देश का है उस पर उसको गर्व है। जो पाकिस्तान में पैदा हुआ है उसको पाकिस्तानी होने पे गर्व है। जो बांग्लादेश में पैदा हुआ है बांग्लादेशी होने पे गर्व है। जो चीन का होगा उसको चीनी होने पे गर्व होगा। और हम जो हिंदुस्तान के हैं, हम जो भारत में पैदा हुए हैं, उसको भारतीय होने पे गर्व है। लेकिन हमारे पास इस समय एक ऐसी सरकार और एक ऐसी पार्टी है जो हमें हिंदुस्तानी नहीं रहने देना चाहती, जिसकी मुखालिफत करो अगर तो आपको कुछ ना कुछ और बना दिया जाता है। किसी को खालिस्तानी कह दिया जाता है, किसी को पाकिस्तानी कह दिया जाता है। हमारे जैसे लोगों को कहा जाता है पाकिस्तान चले जाओ। मैं तो कहता हूं भाई पासपोर्ट है मेरे पास, वीजा बनवा दो, घूम फिर के आ जाएंगे थोड़े दिन के लिए। लेकिन ये तो मजाक की बात हुई। असलियत यह है कि देश जो हमारा हमेशा एक रहा है, जिसमें अलग अलग धर्मों के लोग रहते रहे हैं। विदेशों के बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो कहते हैं कि हिंदुस्तान में जिस तरह से सभी धर्मों के लोग मिलजुल के रहते हैं वो पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है। लेकिन ऐसा लगता है कि इस एग्जाम्पल को लगातार बदलने की कोशिश हो रही है। आप सोचिए, पुलिस ऑफिसर, क्या आप पुलिस ऑफिसर के बैज पे लगा हुआ नाम देखते हैं या फिर उसको पुलिस ऑफिसर समझते हैं? उसका काम होता है कानून व्यवस्था की रखवाली करना, उसको बनाए रखना। लेकिन अब हालत यह हो गई है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। एक सिख आईपीएस ऑफिसर थे जसप्रीत सिंह जी, जो इनको रोकने की कोशिश कर रहे थे या वहां पर उपस्थित थे। अब जाहिर है इनके मन वाली नहीं करने दे रहे होंगे। नेताओं के मन वाली पुलिस वाले अक्सर नहीं करने देते हैं, आपको कानून व्यवस्था खराब नहीं करने देते हैं। तो जसप्रीत सिंह जी को उस भीड़ में लोगों ने खालिस्तानी कहा, जिसमें शुभेंदु अधिकारी था। आप जानते हैं शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोप में था, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया और अभी हाल में उसने राहुल गांधी के बारे में बेहद घटिया शब्द का उपयोग किया। अगर मैं कांग्रेस पार्टी में होता तो इसके खिलाफ 25 केस करवाता। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या करती है क्या नहीं करती है ये उसको तय करना है। आज उस शुभेंदु अधिकारी का बयान हर जगह आया हुआ है। कल वीडियो हर जगह वायरल हो रहा था जिसमें वो पुलिस ऑफिसर आरोप लगा रहे थे कि मुझे खालिस्तानी कहा गया। बेहद गुस्से में और दुखी एक साथ नजर आ रहे थे। जब कोई आईपीएस होता है, जब कोई आर्मी में भर्ती होता है तो वो देश की शपथ लेता है। एक आईपीएस जो होता है वो इंडियन पुलिस सर्विस में होता है और वो देश में कहीं भी जाकर सेवा दे सकता है। बहुत संभव है कि उत्तर प्रदेश में कोई पैदा हुआ आईपीएस साउथ इंडिया में हो तो कल उसको इस बात के लिए कुछ और कह दिया जाएगा। लेकिन यहां पर पंजाब के एक आईपीएस को, एक सिख आईपीएस को बाकायदा खालिस्तानी कहा गया। और खालिस्तानी तक ही तो चीजें सीमित नहीं है। आप देख लीजिए, आप जाकर सोशल मीडिया पर हमारे जैसे लोगों के यहां देख लीजिए, अगर मुसलमानों के साथ कुछ गलत होता है, सिखों के साथ कुछ गलत होता है, हम लिखते हैं, उसका समर्थन करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हमें पाकिस्तानी कह दिया जाता है। किसान जो है वो दिल्ली आने के लिए बजिद है कि हम दिल्ली आएंगे अपनी मांग लेकर। क्या मांग रहे हैं? वो देश का बंटवारा मांग रहे हैं। वो तो देश के अंदर एमएसपी मांग रहे हैं। कल एक बड़ा मजेदार किस्सा चल रहा था कि सचिन तेंदुलकर के जो बेटे हैं अर्जुन तेंदुलकर साहब, उनको आईपीएल में किसी ने नहीं खरीदा तो रिलायंस ने बेस प्राइस पर, यानी जो मिनिमम प्राइस तय थी 20 लाख, उस पर खरीद लिया। यही तो एमएसपी है। किसान भी तो यही कह रहे हैं कि भैया एक बेस प्राइस जो है उस पर कम से कम हमारा अनाज बिक जाए। हम जो खाद के लिए खर्च करते हैं, हम जो बीज के लिए खर्च करते हैं, हम जो पानी के लिए खर्च करते हैं, हम जो मजदूरी देते हैं, वो सारा कुछ हमारा खर्च तो निकल जाए, हमारा भी घर चल सके, हमारे भी बच्चे पढ़ सकें। जब सारी चीजें, मैं जिस कैमरे पर रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस कैमरे की जो कीमत है वो जब कैमरे का मालिक तय करता होगा कंपनी का, तो उसमें जितना उसमें कुछ लगा हुआ है इनपुट और प्लस अपना प्रॉफिट जोड़ के करता होगा। सारी चीजों की कीमत ऐसे ही तय होती है। लेकिन किसान जब अपने लिए कीमत मांगता है तो चूंकि वो पंजाब से है, चूंकि उसने पगड़ी पहन रखी है, तो उसको खालिस्तानी कहना शुरू कर दिया जाता है। एक मनजिंदर सिंह बिट्टा साहब हैं, आतंकवाद के खिलाफ काफी बोलते बोलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसान आंदोलन में खालिस्तान समर्थक नारा लगेगा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक बात है, हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी अगर खालिस्तान समर्थक नारा लगता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यही बिट्टा साहब अपने मुंह पर टेप क्यों लगा लेते हैं जब एक सिख अधिकारी को बाकायदा खालिस्तानी कहा जाता है? अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के साथ बरसों से रहा है, उस अकाली दल का एक बयान नहीं आया। हां, चौधरी अजित सिंह के जो बेटे हैं चौधरी जयंत सिंह,
जो अभी भाजपा के करीब जा रहे हैं, चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलने के बाद सुनते हैं कि उनके समझौते वगैरह हो गए हैं, सीट बंटवारा वगैरह हो गया, उनका बयान जरूर आया कि इस तरह की बात करना ठीक नहीं है। सवाल इस तरह की बात का नहीं है, सवाल कोई ये इकलौती घटना नहीं है। सवाल यह है कि इस देश के अंदर धीरे 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 बंटवारा किया जा रहा है, लोगों को बांटा जा रहा है। प्रधानमंत्री जब मंच से कहेंगे, वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है, तो फिर पगड़ी देखकर क्यों नहीं पहचाना जाएगा? अगर मुसलमानों को उनकी टोपी देखकर पहचान लिया जाएगा, तो सिखों को उनकी पगड़ी और उनकी दाढ़ी देखकर क्यों नहीं पहचाना जाएगा? जब भी इस तरह का बंटवारा होता है, जब भी इस तरह से धर्म के नाम पर बंटवारा होता है, तो वो किसी एक कौम तक नहीं रहता। आप सोच के देखिए, देखते देखते मुसलमानों को इस देश के अंदर देशद्रोही बना दिया गया। हर मुसलमान, कोई मुसलमान कुछ अगर बोल दे तो तुरंत उसके ऊपर देशद्रोही का टैग लगा दिया जाता है, तुरंत। यह अलग बात है कि आईएसआई जो पाकिस्तान की एजेंसी है, उसके साथ मिलकर जासूसी करने वालों में जो लोग पकड़े जाते हैं, उसमें ध्रुव जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हैं, तमाम हिंदू होते हैं। कई सारे वीडियोस मैं इस तरह के बना चुका हूं, लेकिन मुसलमानों के ऊपर ठप्पा लगा दिया गया कि भाई तुम देशद्रोही हो। और हमारे जैसे लोग जो सांप्रदायिकता के खिलाफ लगातार बोलते हैं, उनको एंटी नेशनल बोल दिया गया। किसी को खान मार्केट गैंग बोल दिया गया, किसी को कुछ बोल दिया गया, किसी को कुछ बोल दिया गया। सरकार का जो भी विरोध करता है उसके ऊपर एक टैग लगा दिया गया। इसका असर क्या होगा उस पर जरा सोच के देखिए। आप सोच के देखिए कि आज जो सिख इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके मन में किस तरह का गुस्सा पनप रहा होगा। अगर खालिस्तान आंदोलन को पंजाब के सारे सिखों का समर्थन प्राप्त होता तो बात अलग थी। सच्चाई यह है कि बहुत थोड़े से सिख होंगे हिंदुस्तान के अंदर जो खालिस्तान का शायद समर्थन करते हो। कनाडा के अंदर जरूर एक मूवमेंट है, लेकिन वहां भी वो बहुमत में नहीं है। बहुत थोड़े से लोग हैं, और थोड़े से लोग हर समुदाय में होते हैं। अगर थोड़े से लोगों के आधार पर गद्दार साबित करना है, तो फिर आईएसआई के साथ मिलकर जो लोग काम करते हैं, जो हिंदू काम करते हैं, उनके बिना पर सारे हिंदुओं को गद्दार आप साबित कर दीजिए। फिर तो आप किसी को भी गद्दार साबित कर सकते हैं। फिर तो अगर किसी पार्टी में एक भ्रष्ट नेता पकड़ा जाता है, तो पूरी पार्टी को आप भ्रष्ट कह दीजिए। ये तो आप नहीं करते, लेकिन आप क्या करते हैं? आप पालते हैं यति नरसिंहानंद जैसे लोगों को, जो खुलेआम खड़े होकर मुसलमानों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, इतनी भयानक बातें बोलते हैं जिसको यहां पर कोट भी नहीं कर सकता मैं। आप पालते हैं सुरेश के चौहान को, जो कहने के लिए टीवी न्यूज चैनल चलाता है, लेकिन उसका टीवी न्यूज चैनल जो है वो दिन रात नफरत बरसाने के मशीन के अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लव जिहाद से लेके कभी यूनिवर्सिटी जिहाद, कभी यूपीएससी जिहाद, कभी ये कभी वो। सब जानते हैं कि जिहाद एक पवित्र शब्द था, जिसको आज के समय में आतंकवाद का पर्याय बना दिया गया है। और हर मुसलमान को आतंकवादी साबित करने के लिए ये लोग दिन रात लगे रहते हैं। नया इनका निशाना लगता है सिखों के ऊपर। इसका असर क्या होगा वो सोचिए। जब रमेश बिधूड़ी ने संसद में दानिश भाई को, दानिश अली को खड़े होकर गालियां दी, उसका असर क्या होगा? आप कल्पना करके देखिए कि एक 8 साल का, 10 साल का बच्चा ये सारा कुछ सुन रहा है। वो देख रहा है कि कैसे अगर मुस्लिम अपराधी हो तो तुरंत बुलडोजर चल जाता है, लेकिन अगर बीएचयू के 3 भाजपा के कार्यकर्ता बीएचयू के अंदर आईआईटी कर रही लड़की के साथ वो सारा कुछ करते हैं, बलात्कार करते हैं, क्या मैं कहूं, क्या शब्द उपयोग करूं, तो उनके खिलाफ तो कोई बुलडोजर नहीं चलता। अगर 8 या 10 साल का लड़का या लड़की ये सब बैठ के लगातार देख रहे हैं, और देख सिर्फ दूर से नहीं रहे हैं, ये नफरत का जहर स्कूलों तक में पहुंचा है। कई सारी ऐसी घटनाएं आई जिसमें 5-5, 6-6 साल के मासूम बच्चे हिंदू मुस्लिम करते हुए आए। किसी हिंदू बच्चे ने किसी मुस्लिम बच्चे से कह दिया तुम लोग गंदे होते हो, वगैरह वगैरह। तो जब 7 साल, 8 साल, 10 साल का बच्चा, 4 साल, 5 साल का बच्चा ये लगातार सुन रहा है, तो उसके मन में कौन सी भावना होगी? जब हम लोग बड़े हो रहे थे, छोटे थे, तो चारों तरफ सुनाई देता था हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो वो एक भाईचारा डेवलप होता था। मैं बार बार कहता हूं कि हमें वो संस्कार मिले थे कि मंदिर के सामने से जाओ तो भी सिर झुका लो, और मस्जिद के सामने से जाओ तो भी सिर झुका लो। हुआ था 1984, और भयानक था। 1984 के नरसंहार पे मैं कभी किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकता, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हुआ था। और यह भी सच है कि 1984 में जो दंगा हुआ था उसमें आरएसएस की भूमिका भी बेहद खतरनाक थी। एक पूरा वीडियो मैं बना चुका हूं। हुआ था, दंगे इस देश में पहले भी होते थे, लेकिन दंगों की आग में घी नहीं डाला जाता था, पानी डाला जाता था कि वो शांत हो। और इसीलिए 84 के दंगों के बावजूद मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। कई बार कांग्रेस की पंजाब में सरकार बनती है। कांग्रेस खुल के माफी मांगती है, ओपनली माफी मांगती है कि 84 में जो हुआ वो गलत हुआ और हम इसके लिए शर्मिंदा हैं, इसके लिए हमें माफी चाहिए।
गलतियां होती हैं, परिवार में भी होती हैं, देश में भी होती हैं, लेकिन खुले दिल से माफी मांग लिया जाता है, गले लग लिया जाता है और गलतियां दूर हो जाती हैं। यहां समस्या यह है कि यह गलतियां नहीं है, यह योजना का हिस्सा है। अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए बाकी सारे धर्मों को गाली देने का जो एक पूरा एक ट्रेंड बना हुआ है, नफरत के आधार पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का जो ट्रेंड बना हुआ है, उसी में कश्मीर को सिर्फ मुसलमानों का मसला बना दिया जाता है। पंजाब में कोई विरोध करे, किसान विरोध करे, उसको खालिस्तानी बना दिया जाता है। अगर कोई दक्षिण भारत में विरोध करे तो उसके लिए कुछ और लग जाता है। और इन सब के बीच जब मणिपुर 4 महीने जलता रहता है तो सबकी ज़बान खामोश रहती है, कोई एक लफ्ज नहीं बोलता है, क्योंकि मणिपुर में उनकी अपनी सरकार है। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली का जो ही मामला आया, हमने उस पर वीडियो बनाया, ट्विटर पे लिखा, और बिल्कुल ये सीधी सी बात है कि महिलाओं के साथ अगर वहां पर कुछ हुआ है और जब महिलाएं सीधे सामने आके कह रही हैं हुआ है, तो निश्चित तौर पर हुआ है, तो जितने भी अपराधी हैं उनको सजा देनी चाहिए और उसके जिम्मेदार ममता बनर्जी सीधे सीधे बनती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और संदेश खली में विरोध करने का पूरा अधिकार भारतीय जनता पार्टी को है, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह विरोध इस लेवल पर चला जाए कि जो आपके खिलाफ खड़ा हो या जो पुलिस वाला वहां पे खड़ा हो उसको आप खालिस्तानी कह देंगे, तो असल में यह आपके दिमागी खलल का मामला है। यह 400 पार का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा आ गया है और इतना एरोगेंस भर गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कि उनको लगता है कि हम किसी को कुछ भी बोल लेंगे और निकल जाएंगे। आप सोचिए, वो जरा सी लड़की 20-22 साल की लड़की दिख रही है, कार चला रही है, और उसके सामने जो सिख खड़े हैं, जो किसान खड़े हैं, वो उसके बाप दादा की उम्र के हैं। और उसकी अश्लील हरकत देखिए आप। मिडिल फिंगर दिखाने का क्या मतलब होता है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। एक 20 साल की लड़की 60-70 साल के बुजुर्गों को बाकायदा मिडिल फिंगर दिखा रही है, मां और बहन की गाली दे रही है, जबकि वो लोग उसको पुत्र पुत्र कह रहे हैं। ये बताता है कि संस्कार किसके अच्छे हैं और किसके बुरे। तुम शहर में पैदा हो गए, गाड़ी चलाने लायक हो गए, थोड़ा बहुत अंग्रेजी गिटर पिटर बोलने लगे, इसका मतलब 60-70 साल के बुजुर्ग को तुम उंगली दिखाओगे। असल में क्या है जो सोशल मीडिया पे दिन रात नफरत फैलाई जा रही है किसानों के खिलाफ, उनको खालिस्तानी साबित किया जा रहा है, ये उसके शिकार बच्चे हैं। ये क्या संस्कार सीख के जा रहे हैं? मतलब एक बूढ़े आदमी को मिडिल फिंगर दिखाना, ये क्या संस्कार है? और मजेदार बात यह है कि राइट विंग के जो बड़े बड़े हैंडल्स हैं उसको शेरनी कह रहे हैं, कोई कह रहा है बिटिया। सोच के देखिए, अगर आपकी बिटिया आपको कल मिडिल फिंगर दिखाना शुरू कर दे तो आपको कैसा लगेगा? सोच के देखिए कि आप बैठे हैं और आपकी बिटिया किसी को मां बहन की गाली दे रही है तो आपको कैसा लगेगा? शायद इन लोगों को अच्छा लगने लगा है, क्योंकि दिन रात ये खुद ही गालियां दे रहे हैं, दिन रात ये उन्हीं के बीच में रह रहे हैं जो गालियां दे रहे हैं। लेकिन मेरे कंसर्न ये नहीं है, मेरा कंसर्न वो 20 साल की लड़की भी नहीं है। अपनी जिंदगी बर्बाद करने का सबको अधिकार है, ये भी करें। मेरा कंसर्न यह है कि देश में इस तरह का निजाम बनाया गया है, देश में इस तरह का माहौल बनाया गया है जो हमारे देश को बांटने का काम कर रहा है। और जब मैं बांटने की बात कर रहा हूं तो बहुत गंभीरता से कर रहा हूं। क्या हुआ था? पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही तो हुआ करते थे ना, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। फिर हुआ क्या? लगातार जब बंगालियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, बंगालियों के बारे में घटिया बातें की गई, और जब मुजीबुर रहमान ने चुनाव जीता लेकिन उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया, बंगाली भाषा को लेकर, बांग्ला भाषा को लेकर वो आंदोलन शुरू हुआ था और वो वहां तक पहुंचा कि फाइनली बांग्लादेश वहां से अलग हो गया, एक मजहब का होने के बावजूद, एक धर्म का होने के बावजूद। जब पश्चिमी पाकिस्तान